नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी क्लास 6 के एमसीक्यू क्वेश्चंस की बातचीत कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने दूसरे अध्याय के 11वें क्वेश्चन तक अपन ने एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे थे और अब 11वें क्वेश्चन से आगे अपन एमसीक्यू क्वेश्चनों की बातचीत करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न 10वां प्रश्न देख लिया था, 11वां प्रश्न से शुरू करनी थी। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो पहले अभी आप प्लेलिस्ट में जाकर के एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास वाली प्लेलिस्ट खोल करके वहां से आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, उसके बारे में अपने को देखना है। देखो, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ शुतुरमुर्ग लाना जरूरी है। ओके, हाँ भाई, क्या एलर्जी है भाई इसे? ऑन तो है ना? हाँ, यस, ओके, हो गया। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश के पटने नामक पूरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के होने के अवशेष मिले। नहीं। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के शिल्कों पर चित्रांकन और इनसे मन के बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा 11वें प्रश्न का। और आगे देखो, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटेने नामक पूरा स्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है से मिले हैं। अतः कथन 1 और 2 गलत हैं। देखो, भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्रमाण जो पूर्व पाषाण काल से मिले हैं, लेकिन अपना जो ये ऑप्शन है ये क्या कह रहा है? नव पाषाण काल कह रहा है। तो ये नव पाषाण काल गलत हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा नंबर आ कि ये पटने नामक पूरा स्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ इसने आंध्र प्रदेश दे दिया, इसलिए ये पहला और दूसरा कथन गलत हो गया। तो तीसरा कथन है वो सही है कि भाई अंडों के जो सिल्के हैं उनके ऊपर चित्रांकन किया जाता था और इसके मनके भी बनाए जाते थे। और हाल ही में 25,000 पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के शोल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू पशु बनाया गया? तो सबको पता है, सबसे पहले है वो कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया था। ठीक है, और व्याख्या में देख लो कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का एक जंगली पूर्वज होता था। उसके बाद में 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातात्विक विदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो 13वें प्रश्न के अंदर देखो, पेयमपेली और हल्लूर या फिर महागढ़ या फिर गुफ्रांकाल या फिर बुर्जहोम। तो इसमें जो अपने को साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं इन सभी जगहों से, 1 2 3 4 और 5। यानी 13वें प्रश्न के अंदर आपके डी है, यानी पुरातात्विकों को कृषि के साक्ष्य इन सभी जगहों से मिलते हैं। पेयमपेली से मिलता है, हुल्लूर से मिलता है, महागढ़ से मिलता है, गप्राल से मिलता है, क्राल से मिलता है और बुर्जहोम से भी मिलता है। उसके बाद उपयुक्त सभी स्थान नवपाषाण कालीन पुरा स्थल हैं। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो 14 नंबर, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पूरा स्थल कृषि व पशुपालकों से संबंधित नहीं रखता है? ऐसा कौन सा पूरा स्थल है जो कृषि और पशुपालकों से संबंधित नहीं है?
कुर्नूल, मेहरगढ़, कोल्डियावा, चिरांद या दानोजली। तो इसके अंदर अपना जो 14वां प्रश्न है, इसके अंदर केवल ए ऑप्शन राइट है, यानी जो कुर्नूल जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और पूर्व पाषाणकालीन स्थल है, और इस काल में मनुष्य, कृषक व पशुपालन नहीं था। तो यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पशु और कृषक के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और अन्य सभी पूरा स्थल नव पाषाणिक स्थल है, और इस काल में मनुष्य, कृषक और पशुपालक बन गया था। ये स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां, मतलब यहाँ पे कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां नहीं थी। आगे 15वें नंबर का क्वेश्चन देखो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उनको एडजस्टमेंट करना है कि मेहरगढ़ कहाँ है, कोल्डी हवा कहाँ है, चिरांद कहाँ है, गुफराल कहाँ है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, कोल्डी हवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो बी में 1, बी के अंदर 1 कौन से में आ रहा है? तो अपना इसके अंदर जो प्रश्न कौन सा है, ये प्रश्न है 15वां। 15वें में बी राइट हो जाएगा। देखो अब ट्रिक मारनी है, मेरे को लगता है कि मेरे को जैसे बी के अंदर भाई कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के अंदर, या तो बी के अंदर 1 आएगा। तो देखो बी के अंदर 1 आ रहा है, इसका मतलब और किसी में 1 है ही नहीं बी में, तो अपना ऑप्शन जो डायरेक्ट बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ए में 3, ए में 3 मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के अंदर है, और चिरांद कहाँ है? सी 4, चिरांद है वो बिहार के अंदर है, और गुफराल जो है वो आपके कश्मीर में चला गया। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट इनके अंदर लगाना है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो बी राइट हो जाएगा, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिलते हैं। किससे? मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के अवशेष मिलते हैं। मेहरगढ़ में पुरातात्विक विदों को भिन्न पस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले प्रस्तर से मिली हैं। इसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियां तथा उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे, ठीक है ना। उसके बाद में कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ से चावल और जानवर के हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए। तो देखो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से चावल के साक्ष्य मिलते हैं और जानवरों की हड्डियों के भी टुकड़े मिलते हैं। चिरांद आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से गेहूं, हरे चने, जो भैंस और बैल के अवशेष मिलते हैं। चिरांद जो है वो आधुनिक बिहार के अंदर है। चिरांद कहाँ पर स्थित है? चिरांद जो है वो बिहार के अंदर स्थित है, और यहाँ से अपने को गेहूं, हरे चने, जौ और भैंस और बैल के अवशेष मिलते हैं। गुफराल जो आधुनिक कश्मीर के अंदर स्थित है, यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। महागढ़ कहाँ पे है? देखो क्या कह रहा है कि उपयुक्त पुराण स्थलों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 16वां नंबर का जो है वो कह रहा है कि कौन सा है वो जो सही नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। हुल्लर सही नहीं है, और 4 नंबर पेमपेली तेलंगाना, ये दोनों सही नहीं है। देखो महागढ़ वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, और इस पूरा स्थल से चावल और मवेशी के मिट्टी पर खुरों के निशान प्राप्त हुए। तो ये पहला ऑप्शन तो राइट हो गया, महागढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में बुर्ज होम कश्मीर से है, ठीक है ना। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में स्थित है, और यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी और भेड़ और बकरी होने के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। हुल्लूर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। हुल्लूर जो है वो वर्तमान कर्नाटक का पुरातात्विक स्थित है, जहाँ से ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के साक्ष्य मिले हैं। तो हुल्लूर जो है वो कहाँ आ जाएगा भाई? वो आ जाएगा आंध्र प्रदेश में ना आकर के कर्नाटक में, ठीक है। और उसके बाद में पेमपेली जो है आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, न कि तेलंगाना है। तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक।
ठीक है। तो पेमपेली वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर के अवशेष प्राप्त होते हैं। उल्लूर कर्नाटक तथा पेमपेली तमिलनाडु में स्थित है, परंतु एनसीईआरटी कक्षा 6 दोनों पुरा स्थलों को आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में 17 नंबर का क्वेश्चन, पुरातात्विकविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरा स्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे और इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। बिल्कुल ये बात सही है, पहला ऑप्शन राइट है कि भाई जो जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम है वहाँ से जो लोगों के साक्ष्य मिले हैं वहाँ गर्तावास में रहते थे। ठीक है, और यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। तो इसके अंदर सी ऑप्शन राइट है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। अब इसकी व्याख्या देखो, उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर के अंदर स्थित है और ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तावास कहा जाता था, और इसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इसे ठंड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लोग है वो अंदर आग भी जला देते थे। तो ये आप यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे से। अब 18वां प्रश्न, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो तो कौन सा सही नहीं है कि नवपाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? इस काल में पूर्व पाषाणकालीन औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब अपना ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? ए। इस काल के औजारों के धार अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉली चढ़ी जाती थी। यस, बिल्कुल सही बात है। इस काल में वनस्पति व अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का उपयोग होता था। यस। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। यस, ये तीनों चीजें सही है, बट वो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है, इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश होती थी, कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। इस काल में पूर्व पाषाणिक औजारों का निर्माण भी और प्रयोग भी होता था। अतः कथन ए जो है वो बिल्कुल गलत है। चीजों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग किया जाता था, और जो आज हजारों साल बाद में भी प्रयोग में ली जाती है। अपने रसोई घर के अंदर होता है ना खुलिया, ओखलिया, जिसमें आप लहसुन कूटते हो, चाय बनाते टाइम उसके लिए इलायची, अदरक कूटते हो, वो सारी चीज। और विद्यार्थी के जीवन में चाय बहुत जरूरी है। अब आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको चाय पीना पसंद नहीं है, बट मेरी तो बहुत आदत होती है भाई चाय पीने की, ताकि पढ़ाई को आनंद मिले। ठीक है, इस काल के पूरा स्थलों से विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका उपयोग चीजें रखने के लिए किया जाता था। धीरे लोग बर्तन का खाना बनाने के लिए करते थे। ठीक है, छोड़ो। उसके बाद में 19वां कथन ए, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, कारण नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, 19 में ए तथा दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ लोग कपड़े बुनने लगे थे। अब कपड़े क्यों बुनेंगे? क्योंकि यहाँ पे कपास उगाया जाने लगा था। तो बात बिल्कुल सही है। नवपाषाण काल मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था, और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। अतः विकल्प जो ए है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे देखो, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? मेहरगढ़ जो है वो निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है? तो ये बोलन दर्रे के नजदीक है। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग हुआ करता था। ठीक है, आगे देखो, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर सुनिए। कथन ए, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। मेहरगढ़ से जितनी भी कब्र अपने को मिलनी है उनके अंदर लोगों के सामान रखे जाते थे। कारण मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। बिल्कुल सही बात है। कथन ए और आर दोनों सही है, और आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। वो लोग ये मानते थे कि मृत्यु होने के पश्चात भी जीवन
जीता है, जीवन रहता है, उसको भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए कई कब्रों से अपनों को उसके अंदर जो खाने के पदार्थ है वो, उसके पहनने के जो पदार्थ है वो, कई बार तो बकरियां भी अंदर चेप दी जाती थी। अपने को ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि कौन सी जगह से बकरी के साथ में मनुष्य के शवादान के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इस प्रकार मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधित उसके प्रति सम्मान जताते थे। ठीक है, ओके। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिया जाता था, और मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली है। इसका मतलब विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया? तो मेहरगढ़ से एक अपने को कब्र मिली है जिसके अंदर बकरी को उसके साथ में दफनाया गया है। तो मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है, और यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और परलोक में मृतक को खाने के लिए आवश्यकता होती है, इसलिए उसके साथ बकरी को रख दिया गया। ठीक है। निम्नलिखित पुराण स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? तो कौन सा जो है वो ब्रह्मपुत्र की पहाड़ी पर घाटी पर एक स्थित है? तो 23 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपका जो ऑप्शन है वो डी राइट है कि दाउजली हैंडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर है, और यहाँ से काष्ठश्रम के औजार और बर्तन प्राप्त हुए हैं। काष्ठश्रम के उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई थी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। काष्ठम किसे कहते हैं? मतलब काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, और जो एकदम इतनी कड़क हो गई है और कड़क होकर के पत्थर बन गई है। और यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण भी प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। और दाउजली हैंडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुए। पुरातात्विकों का मानना है कि संभवतः ये पत्थर चीन से आया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से एक पत्थर मिलता है जिसका नाम क्या है? जेडाइट। ठीक है। तो उसके बाद में पूरा पाषाण काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलियोथिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से आया है। पोलियो जिसका अर्थ होता है पुराना, लिथोस जिसका अर्थ होता है पत्थर। ओके। 24 नंबर का क्वेश्चन है के और पूर्व पाषाण काल का विस्तार 1200 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष तक है। नीचे दिए गए, देखो ये दूसरा कथन गलत है, इसके अंदर पहला कथन ही राइट है, तो ऑप्शन ए सही होगा। व्याख्या देख लो, पुरातात्विक विदों ने प्रारंभिक काल को पूर्व पाषाण काल कहा है, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पेलियो का अर्थ जो होता है वो होता है पुराना, और लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, और ये नाम पत्थर के औजारों की खोज को मैं तो दर्शाता है। पूर्व पाषाण काल 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष तक विस्तृत है, और समय की इस दीर्घ अवधि को निम्न, मध्य और उच्च पाषाण काल में विभाजित किया गया। समय की दीर्घ अवधि मानव इतिहास का 99% भाग है। उसके बाद में 25 नंबर का क्वेश्चन है कि मेसोलिथ का मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, ये बात सही है, माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे? नहीं, पत्थर के आकार में छोटे होते थे, और इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजारों अनुपस्थित थे। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प सुने, तो ऑप्शन ए और 3 सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन राइट है। जिस अवधि में हम पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के हैं। उन दिनों मेसोलिथ कहा जाता था, यानी मध्य प्रस्तर युग कहा जाता था, और इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार सामान्य रूप से छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ संभवतः आरी और हंसिया जैसे उपकरण बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर लगाए गए सूक्ष्म पत्थर थे, और इस समय तक पुराने किस्म के औजारों के भी उपयोग में आते थे। 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर के क्वेश्चन देखो, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनसे घास के मैदानों का विकास हुआ? यस। लोग पशुपालन के बारे में सोचने लगे? बिल्कुल यस, इसके अंदर सी ऑप्शन राइट है। व्याख्या देखो, लगभग 12,000 साल पहले अपेक्षाकृत गर्मी बढ़ने जैसे परिवर्तन के साथ दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए। इससे कई क्षेत्रों में घास के मैदानों का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप हिरण, मृग, बकरी, भेड़ और मवेशियों यानी घास पर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे अब वे उनका पीछा करने लगे।
वे अब इनके भोजन की आदतों और उनके प्रजनन के मौसमों के बारे में भी जानने लगे। इस बात की संभावना है कि इससे लोगों को इन जानवरों को चरने और उन्हें पालने को लेकर सोचने में मदद मिली होगी। इस काल में मछली पकड़ना भी एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया था। 27 नंबर के क्वेश्चन में देखो कि बुर्ज होम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों ने गड्ढे बनाकर घर बनाए, खाना पकाने के चूल्हे झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह बनाए। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, एक और दोनों सही है। देखो, पुरातात्विक विदों को कुछ ऐसे झोंपड़ियों के स्थान मिले हैं जहां बुर्ज होम में वर्तमान कश्मीर के लोग जो गड्ढे वाले मकान बनाए जो ज़मीन में खोदे गए थे, जिसमें वे रहते थे। हो सकता है कि इन्हें ठंड मौसम में उन्हें आश्रय प्रदान किया हो। पुरातात्विक विदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह खाने बनाने के चूल्हे मिले, जो बताते हैं कि मौसम के आधार पर लोग घर के अंदर या बाहर खाना बना सकते थे। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औजार पॉलिश किए गए थे। ओखल और मूसल का उपयोग अनाज पीसने के लिए उपयोग में लिया जाता था। तो 28 का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो अपन पहले ही देख चुके हैं कि उनकी धार बनाने के लिए उनको पॉलिश किया जाता था। ठीक है, तो वह क्या वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। 29 क्वेश्चन देखो, मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेहरगढ़ के संबंध में देखो, बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है। यस, बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और लोगों ने पहली बार जौ और गेहूं उपजाना सीखा था। यस। वर्गाकार या आयताकार घर मिले। यस। मेहरगढ़ में कई कब्रिस्तान पाए गए, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ऑप्शन डी राइट है, और व्याख्या पढ़ने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, सारी रामायण इसके अंदर दी हुई, तो आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में उत्तर से दक्षिण नवपाषाण स्थलों का क्रमिक रूप व्यवस्थित करें। देखो, सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा बुर्ज होम, बिल्कुल सही बात। उसके बाद में मेहरगढ़, बिल्कुल सही बात। और उसके बाद में चिरांद, बिल्कुल सही बात। और उसके बाद में कोल्डियावा, बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन ए राइट है इसके अंदर। 1 2 3 और 4 सही है। 1 2 3 और 4, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन ए इज राइट। तो दूसरे अध्याय के आपके सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आज की वीडियो में समाप्त होते हैं। नेक्स्ट तीसरे अध्याय के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे अदर एनसीईआरटी की भी बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसको आप पढ़ के आनंद ले सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।